प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम फिर आपके साथ में हैं, आपके अपने चैनल आओ सीखें भूगोल में। चर्चा होने वाली है आज 11वीं भूगोल भारत भौतिक पर्यावरण, जो आपकी ये पुस्तक है। इस पर अध्याय जो हमारा 2 है ना, उसका जो टॉपिक है उस पर हमारी चर्चा होगी। ये जिस टॉपिक पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, भारत के भौतिक भाग, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। लगभग आपको पढ़ाएं तो लगभग 4-5 दिन फिर भी लग जाएंगे पढ़ाने में। हमने कोशिश किया है कि इसका एक संक्षिप्त जो है आपको वीडियो मिल जाए, जिससे कभी आपको भौतिक भाग पूछा जाए तो आप आसानी से उसका एक्सप्लेनेशन कर पाएँ। आपको अगर विस्तार से इसकी वीडियो देखने हैं तो आप कमेंट कीजिएगा कौन सी तरफ की वीडियो, कौन से भाग की वीडियो आपको विस्तार से चाहिए, हम आपको उपलब्ध कराएंगे। दूसरी चीज़ जो है इसमें, जैसे कि उत्तर भारत के मैदान का महत्व है या प्रायद्वीप के पठार का मैदान महत्व है, ये सभी चीज़ें जो है, और बांगर और खादर में अंतर है, ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे आगे की वीडियो पे। तो आप परेशान नहीं होंगे, आप बने रहेंगे, इसको समझेंगे। ये भारत की भौतिक संरचना है, इस पर हमारी चर्चा होने वाली है कि भारत को मुख्यतः कितने भौतिक भागों में बांटा जाता है। देखिए, भारत के जो मुख्यतः भौतिक भाग हैं वो कितने भागों में बांटा जाता है। भारत के भौतिक भागों को मुख्यतः 6 भागों में बांटा जाता है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, मतलब कि हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा उत्तर भारत का मैदान। तीसरा प्रायद्वीप का पठार। चौथा थार का मरुस्थल। 5वां जो है तटीय प्रदेश। और 6वां द्वीप समूह। इन्हीं की चर्चा हम लोग करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहें, सुनते रहें। 2-4 बार सुनेंगे, कठिन विषय वस्तु है, इसलिए 2-4 बार आपको देखना पड़ेगा। या आप एक पेन और कॉपी ले लीजिए जिसमें हम लोग आप उसको लिख पाएँ और बार बार उसको पढ़ पाएँ। ठीक है, पुस्तक भी देख लीजिएगा और कोई साधन से आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। बस ये है, आपकी सफलता का एक ही राज है जो आपको अपनाना है, निरंतरता। आप लगातार प्रयास करें, आप सफल होंगे। निरंतरता जीवन में हमें सफल बनाती है, आगे बढ़ाती है। इसलिए हमारी कोशिश कैसी है, तो जो भी है कोशिश, लेकिन प्रयास हमारा या कोशिश हमारी निरंतर होना चाहिए। हमने कई बार कछुआ और खरगोश की कहानी पढ़ी है, जीवन में उसको धारण कीजिए। हम जिस किसी लक्ष्य की ओर भी बढ़ रहे हों, लगातार हमारा प्रयास हो, हम जो है लगातार धीरे धीरे उस पर बने रहें, हम अवश्य सफल होंगे। इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, ना ही दो मत की राय हो सकती है। आप सुनिए, अब आगे की तरफ हमारे भारत के भौतिक भाग की तरफ हम चलते हैं। पहला भारत का भौतिक भाग होता है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, या फिर ये कहें उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, या फिर कह सकते हैं हम इसको, इसी भाग का नाम है हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश। अब यहाँ पर अगर हम हिमालय के पर्वतीय प्रदेश की बात करें तो एक समझ आपकी विकसित होना चाहिए कि यहाँ जो है ये ऊपर का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है हिमालय पर्वत के ऊपर, हमारे भारत के जम्मू कश्मीर लद्दाख के ऊपर वाला हिस्सा, ये कहलाता है पामीर का पठार। पामीर का जो पठार है इसको संसार की छत कहा जाता है, संसार की छत कहा जाता है। और ये पामीर की गांठ भी कहते हैं। इसको गांठ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गठान की तरह है, ऐसा गठान जैसे हम रस्सियों में किसी 2-4 रस्सियों को एक साथ बांध लें और बांधने के बाद फिर उसको खींच दें, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है अगर हम देखें, हिंदू कुश पर्वत निकल जाता है, इधर कुनलुन की पहाड़ियाँ होती हैं, इधर हिमालय पर्वत है, तो यहाँ से बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएँ इस तरीके से निकली हैं जैसे एक गांठ की तरह हों, इसलिए इसको पामीर की गांठ भी कहा जाता है। ये संसार का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, इसकी जो औसत ऊंचाई है लगभग 5000 मीटर है। तो ये चीज़ है। इसके बाद यहाँ पर जो है हिमालय पर्वत की शुरुआत होती है इस वाले भाग से। अगर हम देखें, ये जम्मू कश्मीर है,
जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश, फिर इधर उत्तरांचल, फिर इस तरफ वाला जो भाग है यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है और बिहार है, ये इनके भाग जो है थोड़ा मतलब कि नेपाल में है ये, यहाँ पर देखें तो। फिर इसके बाद ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और यही हिमालय का ही विस्तार जो है ये भी माना जाता है कि इसकी जो मतलब जो प्लेटें हैं, अगर हम आगे की क्लासों पे पढ़ेंगे कि इससे तो प्लेट है, जो ये प्लेट है ये क्या हो रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। तो ये बढ़ने के कारण से हिमालय पर्वत वर्तमान में ऊंचा हो रहा है। और अगर हम देखें तो हिमालय का ही विस्तार, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी हिमालय का ही विस्तार है। आने वाले समय पे ये ऊंचे होते आपको दिखाई देंगे, ये अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह। तो यहाँ पर हिमालय के विस्तार की अगर हम बात करें तो ये भारत के उत्तर से पूर्व तक है, भारत में उत्तर से पूर्व तक है। मतलब हमने यहाँ पर जो आप लोगों को यहाँ ये छोटे छोटे ये बना रखे हैं हमने, ये समझ लीजिए पर्वत श्रृंखला में होते हैं। कैसे होते हैं? श्रृंखला, मतलब पहले ऊपर उठे फिर नीचे धंसे, फिर ऊपर उठे फिर नीचे धंसे, है ना, फिर ऊपर उठे रहेंगे फिर नीचे धंसे रहेंगे। तो श्रृंखला में है, एक चैन की तरह है। श्रृंखला तो आप लोग जानते हो, चैन जो एक दूसरे से लगी हुई होती है। तो यहाँ पर जो है ये भाग पूरा की पूरा, ये फिर दूसरा भाग, मतलब कि अगर हम हिमालय पर्वत की बात करें तो हिमालय पर्वत की यहाँ से शुरुआत होगी ये, तो ये कहलाएगा पहले नंबर का हिमालय, जिसको हम महान हिमालय कहते हैं। फिर दूसरी पर्वत की श्रेणियाँ, फिर तीसरी पर्वत की श्रेणियाँ, फिर चौथी पर्वत की श्रेणियाँ हैं। तो हिमालय पर्वत को 4 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। और ये हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं ये अलग अलग क्यों हैं? देखिए, पहले हुआ हिमालय की ऊपर वाले भाग का निर्माण, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से खिसकती गई प्लेटें, तो दूसरे भाग में ये बीच वाला भाग जिसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है, ऊपर वाला भाग जो है वो महान हिमालय कहलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा है ट्रांस हिमालय, फिर तीसरा भाग है मध्य हिमालय। कौन सा है? मध्य हिमालय। और चौथा जो है ये है शिवालिक हिमालय। तो ये 4 भाग हिमालय के किए जाते हैं, 4 पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। मतलब इस तरीके से पहले ऊपर की श्रृंखला है, फिर उसके बाद इसके बाद दूसरी वाली श्रृंखला है, दूसरी उठी हुई श्रृंखला, फिर तीसरी उठी हुई श्रृंखला है, फिर चौथी। अब देखिए, सबसे पहले जो है इसका निर्माण हुआ महान हिमालय का या ग्रेट हिमालय का, तो ये जो भाग है सबसे ऊंचा रहेगा। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत चोटियां इसी भाग में रहेंगी, ये ऊपर वाले भाग में, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका निर्माण सबसे पहले हुआ, ठीक है। समझ रहे हो? इस हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ वो वलन की क्रिया के कारण से। वलन की क्रिया भी हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक पर, अभी सिर्फ समझ लें वलन क्या होता है। जब 2 तरफ से किसी चीज़ का दबाव पड़ता है तो बीच की ज़मीन जो है इस तरीके का मोड़ उत्पन्न हो जाता है, ये वलन कहलाता है। मतलब इस तरीके से, और ये 2 प्लेटें जो है आसपास आती हैं तो ये बीच का भाग क्या होता है, ऊपर उठने लगता है। तो ये भाग कहलाता है, ये जो स्थितियां हैं ये कहलाती हैं वलन। और पर्वतों का निर्माण जो हुआ है, कुछ पर्वतों का निर्माण वलन की क्रिया से ही हुआ है। हमारा हिमालय भी नवीन वलित पर्वत कहलाता है, नवीन वलित पर्वत हिमालय, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे हिमालय का विस्तार कहाँ से है, उत्तर से पूर्व की ओर है। अगर हम हिमालय की पर्वत श्रेणियों की बात करें तो मुख्य पर्वत श्रेणी जैसे काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, फिर इसके बाद जास्कर पर्वत श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, है ना, इधर कैलाश पहाड़, कैलाश पर्वत मतलब, फिर ये भाग जो है ये बहुत सारे पर्वत हैं श्रृंखलाएँ इधर। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो ये इसका विस्तार जो है ये आप देखेंगे कि इस तरीके से है ना, मतलब ये है, अगर हम देखें तो ये वाला भाग हमें ऐसा दिखाई दे रहा है उत्तर से पूर्व की ओर। लेकिन अगर हम नीचे की तरफ देखें तो ये जो है पटकोई, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, ये जो है फिर इनका कैसी हो गई, उत्तर से दक्षिण की ओर इनका विस्तार हुआ है। और फिर यहाँ पे जो है मेघालय राज्य में गारो, खासी, जयंतिया, ये बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं जो क्या हैं, फिर इसी तरीके के विस्तार में है। मतलब ये देखें कि ये पूर्व से कैसी हैं, उत्तर से पूर्व की ओर विस्तार में है, मतलब ऐसी पड़ी हुई श्रेणियाँ हैं। और ये कैसी एकदम खड़ी हुई श्रेणियाँ, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर जो है दिखाई देंगी ये ऐसी, इस तरीके से, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मेरे भाव को। ये हो रहा है, हम बात कर रहे हैं हिमालय के पर्वतीय प्रदेश की। तो भारत के कितने राज्यों में हो गया ये? लद्दाख, फिर
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग, बिहार का भी उत्तरी भाग मान लें लेकिन ये नेपाल में ही है ज़्यादातर। फिर इसके बाद सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और फिर ये पूरे भारत भाग जो हैं ये उत्तर पूर्वी की पहाड़ियाँ कहलाएंगी। पटकोई, नागा, मिजो, है ना, और गारो, खासी, जयंतिया, ये सभी पहाड़ियाँ, ये कहलाता उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश। हिमालय की अगर बात करें तो इसकी जो है पूर्व से मतलब पूर्व तक की जो लंबाई है, उत्तर से पूर्व की लंबाई इसकी 2500 किलोमीटर है। कितनी है? 2500 किलोमीटर है। और हिमालय पर्वत की जो चौड़ाई है वो है 160 से 400 किलोमीटर। ये हो गया। हिमालय की चौड़ाई कहीं ज़्यादा है कहीं अधिक है, मतलब 160 से लेकर कितना है 400 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है। चौड़ाई की बात ऐसी हो रही है इस तरीके से, और लंबाई की बात यहाँ से यहाँ तक हो रही। तो लंबाई कितनी है 2500 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है 160 से 400 किलोमीटर तक है। और इसकी जो प्रमुख श्रेणियों की बात, प्रमुख चोटी की बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वो है माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल देश में है, सिक्किम के पास में। और भारत का जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो K2 है, जिसको हम गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। देखिए एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8850 मीटर, 8850 मीटर। और K2 की जो ऊंचाई है वो है 8611 मीटर। ये है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत K2, इसको गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, गाडविन ऑस्टिन। ये जो पर्वत श्रृंखला है ये बहुत ऊंचाई वाली है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला K2 या गाडविन ऑस्टिन है, और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला नेपाल देश में है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। K2 का नाम ही गाडविन ऑस्टिन है। आगे की तरफ हम बढ़ें तो इसमें जो है अब इसका अगर हम देखें तो ये उत्तर से पूर्व तक भारत की हिमालय की पर्वत श्रृंखला जो है ये एक दीवार की तरह है जो भारत की रक्षा करती हैं ठंडी हवाओं से। और बहुत सारा जो है इसका जो प्रश्न है ये पूछा जाता है 3 नंबर के क्वेश्चन पे, हिमालय पर्वत का महत्व। हिमालय पर्वत का महत्व आने वाले समय पे ये वीडियो आपको देखने को मिलेगा। हिमालय पर्वत का महत्व आप लोगों को अलग से वीडियो में मिलेगा, अभी हम लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करें, ये हमारा ख़त्म हुआ पहला जो पार्ट है, मतलब पहला जो भाग है उत्तर पूर्व या हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, भौतिक भाग, इसकी हमने चर्चा की। ठीक है, तो 4 श्रेणियाँ हैं। बृहद हिमालय, सबसे ऊपर बृहद हिमालय, फिर दूसरे बात जो है ट्रांस हिमालय, तीसरी बारी में मध्य हिमालय, चौथे भाग में जो है शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो हिमालय के ये 4 भाग हमने बताए आप लोगों को। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं उत्तर भारत के मैदान की तरफ। उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत के मैदान की अगर बात करें तो उत्तर भारत का जो मैदान है उसका निर्माण हुआ, ये सिंधु नदी दिखाई दे रही है, हमने बना रखा है। यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम है गंगा नदी, जिसको आप जानते हैं। ये बांग्लादेश में जाकर और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पर जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी है, जो तिब्बत का ये वाला हिस्सा है। इधर इसी तरफ से तीनों नदियाँ लगभग एक ग्लेशियर वाले हिस्से हैं, यहीं से निकलती हैं। चीन में इसको या तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। भारत में आती है तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। ये ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है असम में, जिसका नाम है माजुली द्वीप। आप नोट कर लेंगे, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये। नदी द्वीप है मतलब यहाँ पर आके नदी की चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो यहाँ पर जो है बीच में द्वीप बना है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये इसका नाम है माजुली द्वीप। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें तो ये जो नदियाँ हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी और सांगपो या ब्रह्मपुत्र नदी, इनकी बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदियाँ हैं। तो इन नदियों ने क्या किया, देखिए कुछ नदियाँ तो हिमालय के पर्वतीय प्रदेश से निकलती हैं। ठीक है, बहुत सारी नदियाँ हिमालय से आके निकलेंगी। फिर कुछ नदियाँ क्या होती हैं, ये जो प्रायद्वीप का पठार दिख रहा है इस तरफ से भी जाके गंगा नदी पर मिलेंगी। तो गंगा नदी का एक बहुत बड़ा जाल
निर्मित हो जाता है। अब पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं यहाँ, क्योंकि 5 नदियों के द्वारा निर्मित ये क्षेत्र है, इसलिए इसको पंजाब कहा जाता है। फिर नीचे गंगा की बात करें तो गंगा नदी हिमालय की उत्पत्ति के बाद जो है गंगा नदी ने क्या किया, इस नीचे वाले भाग में लाकर जलोढ़ डाला। जलोढ़ किसको कहते हैं, जो नदियों के द्वारा बहा कर लाया जाता है और वो क्या होता है, निचले वाले क्षेत्रों में जमा कर दिया जाता है। तो ये पूरा की पूरा जो हमने ये ग्रीन से बनाया हुआ है, ये है उत्तर भारत का मैदान। इसके विस्तार की अगर हम बात करें तो ये पंजाब, हरियाणा है ना, फिर इधर उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम, ये पूरा एरिया जो है कहलाता है उत्तर भारत का मैदान। ये नदियों के द्वारा निर्मित है और बाकी मैदान का हिस्सा पाकिस्तान पे चला गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है इसका विभाजन हुआ तो और मैदान कहाँ चला गया पाकिस्तान पे चला गया। सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो हैं झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज। यहाँ पर जो है इनको पंचनद कहते हैं। 5 नदियों के द्वारा ही निर्मित ये क्षेत्र पंजाब कहलाता है। तो ये देखिए कि जो नदियों के द्वारा बहा कर लाई जाती है मिट्टी, वो बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। वो जो है उसमें चावल, गेहूँ है ना, और ये समतल भूभाग होता है। इसका भी महत्व जो है, इसका अलग वीडियो आएगा आप लोगों को। उत्तर भारत का मैदान का ये क्वेश्चन आता है, मैदानों को सभ्यता का पालना कहते हैं, क्यों कहते हैं समझाइए। तो उस पर हमारी चर्चा अगले वीडियो पर होगी, यहाँ पर हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप ये समझ गए होंगे। ये जो है ये उत्तर भारत के मैदान का जो विस्तार है वो है लगभग 3200 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई है इसकी, पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 3200 किलोमीटर। 3200 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। उत्तर भारत के मैदान की चौड़ाई है 150 से 300 किलोमीटर। और जो जलोढ़ मैदान जलोढ़ निर्मित है तो इसकी जो मतलब की गहराई है जलोढ़ की लगभग 1000 से 2000 मीटर तक है। कहीं पर 1000 मीटर है और कहीं पर 2000 मीटर की गहराई। मतलब इतना ज़्यादा अवसाद नदियों ने डाल दिया है कि ये 2 किलोमीटर तक का ऊंचा हो गया। देखिए 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर इतना तो आप लोग समझते होंगे, अगर नहीं समझते होंगे तो कोई बात नहीं। जैसे कि हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी 8850 मीटर है, मतलब 8 किलोमीटर है और 850 मीटर है, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ये बहुत उपजाऊ मैदान है, जलोढ़ मैदान होने के कारण से क्या है, बहुत उपजाऊ मैदान है। अब जो जलोढ़ मैदान है या उत्तर भारत का मैदान है, इसको कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। भाबर, दूसरा है तराई और तीसरा भाग कहलाता है जलोढ़ मैदान। तीसरा भाग जलोढ़ मैदान। इसका कॉन्सेप्ट समझ लें, ये क्या है, मतलब मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है और जलोढ़ मैदान को 2 भागों में बांटा जाता है, बांगर और खादर। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछा जाता है, पिछली क्लासों में भी आप पढ़ के आए हैं क्वेश्चन को, तो इसका अलग वीडियो आपको देखने को मिलेगा बांगर और खादर का। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम भाबर और तराई बताते हैं आप लोगों को। क्या होता है, हिमालय के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं इधर से निकल के आती हैं नदियाँ, और जब नदियों का जो ढाल होता है वो ख़त्म हो जाता है तो यहाँ से जो बड़े बड़े पत्थर लाती हैं नदियाँ, तो वो नीचे वाले क्षेत्र पे डाल देती है। तो ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है भाबर। यहाँ से जब नदी बहती है तो नदी हो जाती है अदृश्य। यहाँ से नदी बहती है, यहाँ पत्थर जमे होते हैं, नदी यहाँ दिखाई नहीं देती है। आगे जाके नदी प्रकट होती है तराई क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, तराई। मतलब ऊपरी क्षेत्र जो है नदी का, जो पर्वत के निचले वाला हिस्सा है ये भाबर कहलाता है, उसके नीचे वाला हिस्सा तराई कहलाता है, और उसके नीचे वाले हिस्से में फिर आ जाते हैं बांगर और खादर। ये देखिए इसकी जो श्रेणीकरण है, इसको अगर हम देखें तो सबसे ऊपर जो है भाबर है, फिर तराई है, फिर बांगर है, फिर खादर है। ठीक है, तो जलोढ़ मैदान को 2 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है मुझे। मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से बेहतर करने की, और आप लोगों को करना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ। आगे की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ बचा नहीं है बाकी। ठीक है,
तो ये हमने बता दिया आप लोगों को उत्तर भारत के मैदान के बारे में। ये नदियों के द्वारा निर्मित है। सिंधु की सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी ने एक बहुत बड़ा क्षेत्र का निर्माण किया है, जिसकी लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। कितनी है? 3200 किलोमीटर है और चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। मतलब कहीं पर ज़्यादा है तो कहीं पर कम है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। और गंगा नदी ये है सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है सुंदरबन। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में। ये नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है। यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसको सुंदरबन कहते हैं। सुंदरी नामक क्या पाई जाती है? सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास जो है टॉपिक ज़्यादा हैं और समय क्या है? कम है, इसलिए हम थोड़ा सा आपको संक्षेप में इससे चर्चा कर रहे हैं, ताकि आपकी एक अवधारणात्मक समझ जो है डेवलप हो जाए। फिर तीसरा जो भाग है इसका, वो है प्रायद्वीप का पठार। प्रायद्वीप का पठार। तो ये प्रायद्वीप का पठार भारत के सबसे, ये जो आपको ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। ये भाग जो है ये कहलाता है प्रायद्वीप का पठार। प्रायद्वीप का जो पठार है, प्रायद्वीप का पठार बहुत कठोर भूखंड है और प्राचीन जो है ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, उसके कारण से इस पठार का निर्माण हुआ कुछ भाग का यहाँ पर, जिसको हम जानते हैं काली मिट्टी के क्षेत्र के रूप में। तो गुजरात और महाराष्ट्र का जो हिस्सा है, जहाँ पर काली मिट्टी भारी मात्रा में पाई जाती है, तो बहुत उपजाऊ मैदान है। और ये प्रश्न आता है कि काली मिट्टी जो है इसमें कौन सी फसल होती है, तो आप याद रखेंगे कपास की कृषि की जाती है। ठीक है, तो ये प्रायद्वीप का पठार जो है ये बहुत कठोर भूखंड है और भारत का सबसे प्राचीन भाग यही है, क्योंकि इसका निर्माण तो बाद में हुआ, हिमालय का निर्माण भी बाद में हुआ। पहले सबसे पहला जो भाग है भारत का जो कठोर भूखंड है वो है क्या? प्रायद्वीप का पठार। और प्रायद्वीप के पठार में ऐसी घटना हुई कि ये वाला जो भाग दिख रहा है पश्चिम तट का, इसका कुछ हिस्सा समुद्र में धंस गया। मतलब ज़मीन का ऊपर का हिस्सा कहाँ धंस गया? नीचे धंस गया। तो ये वाला जो हिस्सा है एकदम यहाँ से ऊंचाई ज़्यादा है। पठार की अगर हम बात करें तो इस पठार का ढाल कैसा है? ऐसा दिख रहा होगा आप लोगों को कि यहाँ से अगर हम देखें तो ये पश्चिमी घाट पर्वत है, इस तरफ से ऐसी नदियाँ बहती हैं। मतलब यहाँ पर जो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये नदियाँ इसलिए बहती क्योंकि नदियों का ढाल इस तरीके से, ढाल समझ रहे हो ना आप लोग, हमेशा नदियाँ कैसे बहती हैं? ढाल के अनुसार बहती हैं। तो यहाँ जो है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ पूरा ढाल है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो नदियाँ हैं ये कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। और इस तरफ छोटी छोटी नदियाँ अगर गिरती हैं, नर्मदा नदी ही इसमें सबसे लंबी नदी गिरती है अरब सागर में। ठीक है, इस तरफ वाला हिस्सा अरब सागर, ये वाला हिस्सा बंगाल की खाड़ी। अब प्रायद्वीप के पठार की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है 600 से 900 मीटर तक, 600 से 900 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है। इसकी अगर हम बात करें सीमा के निर्धारण की बात करें तो उत्तर में यहाँ पर दिल्ली, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, और इस तरफ में राजमहल की पहाड़ियाँ, और दक्षिण में देखें तो ये है अन्नामलाई। कौन सी पहाड़ी है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं ये पूरी की पूरी। ये जो पूरी पहाड़ियाँ हैं, मतलब इसका उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी भाग निर्धारित होगा नई दिल्ली की पहाड़ियों से। फिर इधर नीचे की तरफ अरावली, ये गुजरात में कुछ हिस्सा, और ये वाला पूरा भाग जो दिखाई दे रहा है आपको, हमने बना रखा है यहाँ पर। तो ये भाग जो है ये पूरा की पूरा प्रायद्वीप का पठार कहलाता है। अब प्रायद्वीप के पठार में भी कुछ छोटे छोटे खंड बांट दिए गए हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की हमने बात की है यहाँ पर, तो यहाँ देखिए मालवा का पठार है। कौन सा पठार है? मालवा का पठार है। फिर बुंदेलखंड का पठार है, फिर बघेलखंड का पठार है, फिर छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर का पठार है, ये खनिज की थैली कही जाती है। छोटा नागपुर का पठार ही भाग है यहाँ पर मेघालय का पठार। मेघालय जो राज्य है वो भी पठार ही हिस्सा है। ये जो भाग है नीचे का, ये क्या हुआ? भूगर्भिक हलचलों के फलस्वरूप नीचे धंस गया, तो ये मैदान के रूप में यहाँ बीच का भाग आपको दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पर मेघालय में और असम में भी कुछ पठार यहाँ पर पाया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मेघालय का पठार भी प्रायद्वीप पठार का ही हिस्सा है, ये याद रखिएगा आप लोग। और इस पठार की अगर हम ढाल की बात करें तो पश्चिम से किस तरफ है? पूर्व की तरफ है।
शायद समझ रहे होंगे आप लोग। फिर इधर देखें तो ये मुख्य पठार की बात हमने की, जिसमें मध्य प्रदेश की बात हमने की कि यहाँ पर जो है मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, फिर बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, और ये है कौन सा, तेलंगाना का पठार। ये प्रमुख पठार हैं। अगर हम इस प्रायद्वीप के पठार के भाग करें तो प्रायद्वीप के पठार को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। पहला कहलाता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार ये नीचे वाला हिस्सा, पूरा हिस्सा जो है वो दक्कन का पठार कहलाएगा। ठीक है। इसके ऊपर का जो हिस्सा है ये कहलाएगा मध्य उच्च भूभाग। जो अरावली पर्वत दिखाई दे रही है, मतलब ये मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के ऊपर वाला हिस्सा, तो ये मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ये कहलाएगा मध्य उच्च भूभाग। ठीक है। और तीसरा भाग है इसका उत्तर पूर्वी पठार, मतलब ये वाला हिस्सा उत्तर पूर्वी पठार। तो पठार को हम 3 भागों में बांट दिए। ये कहलाया दक्कन का पठार, नीचे वाला हिस्सा। ये कहलाया मध्य, मतलब उत्तर पूर्व, मतलब मध्य से पूर्व तक का जो हिस्सा है ना, क्या नाम दिया जाएगा इसको? मध्य उच्च भूभाग, मध्य उच्च भूभाग। ठीक है। ये अरावली से लेकर छोटा नागपुर के पठार तक का क्षेत्र। और तीसरा है उत्तर पूर्व का पठार, ये मेघालय का पठार, और असम में भी एक पठार है जिसका नाम मेरे दिमाग से मिस हो रहा है। तो मतलब ये जो है 3 भागों में हम प्रायद्वीप के पठार को बांट सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब ये समझें कि दक्षिण भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है वो है अनाईमुडी। क्या है? अनाईमुडी है। इसकी जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर, 2695 मीटर। अनाईमुडी, अनाईमुडी की ऊंचाई 2695 मीटर है। ठीक है, 2695 मीटर है अनाईमुडी की ऊंचाई। ये जो है अन्नामलाई हिल्स है, उसमें जो है ये पाई जाती है। ये दक्षिण का जो प्रायद्वीप का जो पठार है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कह सकते हैं हम। यह दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी, ये प्रायद्वीप के पठार की सबसे ऊंची चोटी यही है। ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये जो नदियाँ हैं ये प्रायद्वीप के पठार में ही बहती हैं। जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। ये मुख्य नदियाँ हैं और इनकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये जो प्रायद्वीप का पठार है, इससे निकलने वाली नदियाँ ये तट में जो है जहाँ पे गिरती हैं वहाँ पर जो है जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं। ठीक है। और इस तरफ की जो नदियाँ हैं ये क्या है? एकदम खड़ा ढाल है। खड़ा ढाल क्यों है? क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है ज़मीन के नीचे वाले में हिस्से में, मतलब कि ज़मीन के नीचे चला गया, तो समुद्र के नीचे चला गया, इसलिए ये भाग एकदम खड़ा ढाल है। मतलब इधर इस तरीके का ढाल है ऐसा, तो ये भाग ऊंचा है, तो यहाँ नदियाँ डायरेक्ट नीचे गिर जाती हैं समुद्र में, और ये वाला भाग जो है समुद्र के बराबर तल बनाता है और यहाँ पर जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कई बार कि जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं वो जलोढ़ मैदान बनाती हैं, और जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं वो एस्चुरी क्यों बनाती हैं? तो उसका कारण यही है, ढाल का अंतर है। ठीक है। अब ये पूरी बात हम कर चुके हैं, है ना, इसमें कुछ नहीं छूटा हुआ है। आगे हम पढ़ते हैं भारतीय मरुस्थल के बारे में। इसका चौथा भाग है भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल आप देख ही रहे होंगे, ये भाग हमने ड्रॉ कर रखा है यहाँ पर, ये भारतीय मरुस्थल। ठीक है। इसका कुछ भाग पाकिस्तान में भी है, भारत की हम बात कर रहे हैं। तो ये भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र है। ये भी जो है इसी का भाग है, किसका? प्रायद्वीप के पठार का। लेकिन यहाँ पर जो है अब क्या हो गई है, बहुत सारी रेत जो है इसके ऊपर बालू के टीले हैं, है ना, स्तूप, बालू का स्तूप है, छत्रक शिला, जो रेगिस्तान की आकृतियाँ हैं वो यहाँ पर बनी हुई हैं। ये भारत का अलग भौतिक भाग है। ठीक है। भारतीय मरुस्थल, यहाँ जो वार्षिक वर्षा होती है, वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है, मिलीमीटर से कम। 1 सेंटीमीटर जो होता है वो उसमें 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है। अगर आपको सेंटीमीटर पूछा जाए तो 15 सेंटीमीटर से कम होती, 15 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। मिलीमीटर में बताएं तो 150 कह सकते हैं। ठीक है। वार्षिक वर्षा कितनी हो गई? ठीक। ये भाग जो है शुष्क है, सूखा है, और वनस्पति का अभाव इस भाग में है, इसलिए ये जो है मरुस्थल कहलाता है। यहाँ पर जो है जल की कमी है,
है ना, और रेत की अधिकता है। बहुत सारी स्थलाकृतियाँ हैं जो रेतीली स्थलाकृतियाँ हैं, बालू के टीले हैं, बरखान हैं, ऐसे अर्धचंद्राकार टीले हैं, छत्रक शिलाएँ हैं। तो ये जो है छत्रक शिलाओं का निर्माण हुआ है पवन से निर्मित स्थलाकृतियों का। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत के की अगर बात करें तो ये भारत के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम में स्थित है। और अरावली पर्वत इसकी सीमा बना रहा है। ये देखिए, ये अरावली पर्वत है, इसके पश्चिम में। हालांकि इसके बीच में कुछ उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, तो भारतीय मरुस्थल मेसोजोइक जो कल्प था उसमें ये समुद्र का हिस्सा हुआ करता था, ये भी समुद्र का हिस्सा था। और ये जो हम मैदान की बात कर रहे हैं तो ये मेसोजोइक जो कल्प था, कल्प आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें ये सभी जो है यहाँ पर एक सागर लहराया करता था, समुद्र लहराया करता था। ये वाला भाग मैदान बन गया और ये वाला भाग मरुस्थल बन गया, है ना। अपना अपना नसीब देखो। फिर यहाँ पर जो है एक लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी। तो लूनी नदी जो है बहुत पानी इसको ज़्यादा नहीं मिलता है, तो बरसात के समय में पानी बहता है। उसके बाद ये यहीं पर समुद्र में जाकर नहीं मिलती है, ये रेगिस्तान में ही इसकी समाप्ति हो जाती है ना। झील में जाकर मिल जाती है ये नदी। तो कुल मिला के ये है कि ये जो क्षेत्र है ये थार का मरुस्थल कहलाता है। मरुस्थल इसलिए कहते हैं क्योंकि अनुपजाऊ भूमि है। ठीक है, और इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। थार के मरुस्थल के बाद तटीय मैदान। कौन सा भाग है आगे का? तटीय मैदान। तटीय मैदान जो है इसकी अगर हम बात करें तो तट जो दिख रहा होगा आप लोगों को, ये बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है, ये अरब सागर का हिस्सा है। इसके किनारे जो हिस्सा है, जो प्रायद्वीप के पठार के बीच में जो भाग है, ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है तटीय मैदान। तटीय मैदान को अगर हम बांटें तो दो भाग में बांट सकते हैं। अरब सागर की तरफ कहलाएगा ये वाला भाग पश्चिम तट, और ये वाला भाग कहलाएगा पूर्वी तट। मतलब अगर हम भारत के इस भौतिक भाग की बात करें तो भारत का जो तटीय मैदान है, भारत का तटीय मैदान होगा क्या? ये देखिए, इस तरफ का हिस्सा पश्चिमी तट कहलाएगा। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? पश्चिमी तट। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? पूर्वी तट। ठीक है, समझ ही गए होंगे। इसको दो भागों में बांटा जाता है, उत्तरी सरकार तट। पूर्वी तट को दो भागों में बांटा जाता है, उत्तरी सरकार तट और दूसरा है कारुमंडल तट। कारुमंडल तट। ठीक है, यहाँ जो भाग है इसको चार भागों में बांटा जाता है। पश्चिमी तट को इसको बांट देंगे सौराष्ट्र तट, इधर से यहाँ तक का पूरा भाग सौराष्ट्र तट। फिर उसके बाद जो है दूसरा भाग होता है कोंकण तट। कौन सा? कोंकण तट। फिर अगला जो भाग है यहाँ पर गोवा है, तो गोवा के किनारे वाला हिस्सा गोवा तट कहलाता है। और इसके बाद नीचे वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है मालाबार तट। ठीक है, तो इसके चार भाग हो गए, सौराष्ट्र तट, सौराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मालाबार। पश्चिम तट के भाग हो गए और पूर्वी तट के भाग हुए उत्तरी सरकार तट उत्तर में, और दक्षिण में जो है कोरोमंडल या कारोमंडल तट, ये वाला हिस्सा, यहाँ से नीचे वाला हिस्सा। तो ये पूर्वी तट कहलाते हैं और पश्चिमी तट कहलाते हैं। तट मतलब वो होता है जो समुद्र और स्थल के बीच का जो मिलन स्थल होता है वो तट कहलाता है। ठीक है, तो तटीय क्षेत्र जो है ये कहलाएगा पूर्वी तट और ये कहलाएगा पश्चिमी तट। ठीक है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन ये आता है, इसकी भी चर्चा की जाएगी बाद में, कि जो पूर्वी तट है इसकी नदियाँ क्या बनाती हैं? डेल्टा। और इसकी नदियाँ, पश्चिमी तट की नदियाँ क्या बनाती हैं? एस्चुअरी। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ एस्चुअरी बनाती हैं। अभी हमने ढाल किया, बात की ढाल की अगर, तो इस तरीके से हमने ढाल बताया। तो नर्मदा नदी जो है और ताप्ती नदी विपरीत प्रवाह में बहती हैं। ऐसा नहीं कि इसका ढाल अलग होगा, ढाल नहीं है अलग। ये भाग क्या था? ये तो था ही भाग इस तरीके का, लेकिन बीच का भाग क्या हो गया? धंस गया ज़मीन पर। तो धंसने के कारण से नर्मदा नदी और ताप्ती नदी का जो ढाल बना वो इस तरफ बना। नहीं, विपरीत प्रवाह की नदियाँ कहलाती हैं ये दोनों, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ठीक है, क्यों? भ्रंशन की क्रिया हुई तो ज़मीन का हिस्सा कहाँ दब गया? नीचे दब गया, उसके कारण से इस भाग की स्थिति ऐसी बनी। तो पश्चिमी तट की बात कर लिए, पूर्वी तट की बात कर लिए। ठीक है, तो पश्चिमी तट में जो है प्राकृतिक बंदरगाह बनते हैं, क्योंकि ये भाग जो है ऊंचा है। ऊंचा होने के कारण से समुद्र गहराई मिल जाती है समुद्र को यहाँ पर जहाज के लिए। तो ये भाग जो है यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह बहुत सारी बनेंगी, जैसे मुंबई बंदरगाह है ना, कोचीन बंदरगाह है ना, कांडला बंदरगाह। तो ये जो बंदरगाह हैं
इस तरफ है, इस तरफ भी है। बंदरगाह का टॉपिक अलग है अपना, उस पर अपनी चर्चा होगी। तो समझ ही गए होंगे तटीय मैदान को। फिर अगला जो है हमारा है टॉपिक द्वीप समूह का। किसका है? द्वीप समूह। द्वीप समूह ये भारत का छठवां भौतिक भाग है, द्वीप समूह। अब द्वीप समूह को बात करें तो दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह और अरब सागर के द्वीप समूह। अरब सागर के द्वीप समूह। अब बंगाल की खाड़ी जो है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिख रहा होगा, ये इसका बहुत बड़ा विस्तार है और छोटे मोटे द्वीप बहुत सारे हैं ऐसे फैले हुए। इनकी जो कुल लंबाई है, वो कुल जो संख्या है बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूहों की, वो है 572। बंगाल की खाड़ी में कुल कितने द्वीप समूह हैं? 572 द्वीप समूह हैं। और अब अरब सागर में मात्र है 36 द्वीप समूह। लक्षद्वीप, दमन द्वीप, ये जो है यहाँ पर भी है मिनिकाय द्वीप समूह। यहाँ जो अरब सागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मिनिकाय द्वीप है, ठीक है। तो ये है बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह और ये हो गए अरब सागर के द्वीप समूह, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बैरन आइलैंड है यहाँ पर, जो बैरन जो ज्वालामुखी से निर्मित है और ये सक्रिय एकमात्र जो है भारत की सीमा का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कौन सा? बैरन द्वीप, ठीक है ना। और ये है लक्षद्वीप, जितने भी हैं ये प्रवाल से निर्मित हैं। प्रवाल जीव होता है, मूंगा जिसको कहते हैं, ये समुद्री जीव है, उससे निर्मित ये लक्षद्वीप जितने भी द्वीप समूह हैं वो सभी जो है प्रवाल निर्मित हैं, ठीक है। और इसमें अब बचा नहीं कुछ भी बताने के लिए। यहाँ पर एक घटना हुई थी 26 दिसंबर 2004 को, सुनामी आई थी इस क्षेत्र में। तो इस सुनामी के कारण से ये पूरा बंगाल की खाड़ी का कुछ हिस्सा जो है क्या हो गया? तहस नहस हो गया। यहाँ पर बहुत सारे हिस्से जो हो गए द्वीप के डूब गए, ठीक है। तो हमने पूरी आप लोगों को बातें बताई भारत के भौतिक भाग के बारे में कि भारत के कितने भौतिक भाग हैं। कुल 6 भौतिक भाग हैं। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीप का पठार, ठीक है, तटीय मैदान, थार का मरुस्थल और द्वीप समूह, ठीक है। सभी चीज़ें हम समझ चुके हैं। आप लोगों को आप तैयारी में लगना है, कॉपी लीजिए और नोट करिए और पढ़िए और पढ़िए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।